हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज को। आज हम 2020 के पीवाईक्यू जो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए थे उनसे डील करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड किस प्रकार से आप उनसे डील कर सकते थे एंड इन द कमिंग टाइम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनका एक मेजर आइडिया लेंगे, बेसिक आइडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स गिवन है, रिवर है और किस में ड्रेन करती है। ठीक है, तो पेयरिंग को मैच करना है आपने। बात करते हैं फर्स्ट रिवर की। कौन कौन सी रिवर मेंशन है यहाँ पे? दैट इज मेकॉन्ग रिवर, थेम्स रिवर, बोल्गा रिवर, जाम्बेंजी रिवर। यहाँ पे किस में ड्रेन करती है रिवर? अंडमान सी में, आयरिश सी में, कैस्पियन सी में, इंडियन ओशन में। तो ये पेयरिंग दी हुई है। कौन सी पेयरिंग सही है पूछा गया है। मेकॉन्ग रिवर की बात करें तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा, काफी न्यूज में भी रहता है। अगर हम बात करें जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो उसका भी एक पार्ट है मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये जो है वियतनाम वाले रीजन में, लाओस वाले रीजन में ड्रेन फ्लो होती है। अब ड्रेन किस में करती है? ये अंडमान सी में नहीं, ये किस में ड्रेन करती है? दैट इज साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी तो अगेन काफी न्यूज में रहता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी। ठीक है, पहले भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन जो है ये न्यूज में था, तो यहां से आप डील कर सकते थे कि ये जो है फ्लो होती है किसमें? साउथ चाइना सी में, ना कि अंडमान सी में। तो यहाँ पे ये गलत है। अंडमान सी कहाँ है? दैट इज अंडमान निकोबार के एडजेसेंट में। बात करते हैं यहाँ पे थेम्स रिवर की। थेम्स रिवर अगेन यूके से डील करती है, लंदन के जो है थेम्स रिवर पे बसा हुआ है। तो थेम्स रिवर जो है किसमें ड्रेन करती है? आयरिश सी में नहीं, थेम्स रिवर किसमें ड्रेन करती है? दैट इज नॉर्थ सी में। थेम्स रिवर जो है नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। बात करते हैं बोल्गा रिवर की। बोल्गा रिवर जो है रशिया से निकलती है, रशियन पार्ट से, और ये ड्रेन करती है किसमें? कैस्पियन सी में। ड्रेन करती है किसमें? कैस्पियन सी में। और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और आज की डेट में न्यूज में इसलिए चलती है जैसे जो हमारे कंफ्लिक्ट चल रहे एक तरीके से जो रशिया यूक्रेन के, तो ये वहां पे ये रीजन काफी न्यूज में रहता है। बाकी कैस्पियन सी तो है ही इंपॉर्टेंट। कैस्पियन सी की अगर बॉर्डर की बात करें कौन कौन सी कंट्रीज लगती है वो भी इंपॉर्टेंट है। और कैस्पियन सी में जो मिनरल्स है, जो यहाँ पे ट्रीटीज हो रही है इसके अराउंड, कैस्पियन सी के अराउंड, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जाम्बेंजी की बात करते हैं, अगेन ये रीजन जो है जिम्बाब्वे वाली बेल्ट से में रिजाइड है। तो यहाँ पे जाम्बेंजी रिवर जो फ्लो होती है अफ्रीकन पार्ट में फ्लो होती है और ड्रेन किस में होती है? इंडियन ओशन में, जाम्बेंजी रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेयरिंग भी सही है, ये पेयरिंग भी सही है। फर्स्ट टू पेयरिंग आर रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या होना था? हमारा आंसर होना था दैट इज सी, 3 और 4। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको वर्ल्ड की मेजर रिवर्स के अराउंड और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चाहे हडसन रिवर हो, चाहे मिसिसिपी रिवर हो, चाहे अमेजोन रिवर हो, नाइल रिवर हो, बात करें कांगो रिवर की, इसी तरीके से जाम्बेंजी रिवर हो, या फिर राइन रिवर हो, थेम्स रिवर हो, इसी तरीके से येंसी रिवर है। तो जितनी भी मेजर रिवर है ना दुनिया में, वो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे कॉन्टिनेंटल बेस सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? रशिया क्या बोलते हैं, यूरोप की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? रशिया क्या, एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? इसी तरीके से अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर। तो इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। ठीक है, और उसी बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। सब ट्रॉपिकल क्रॉप है कोई। ठीक है, एक 4 क्रॉप्स दी हुई है और पूछा है कि एक क्रॉप जो है सब ट्रॉपिकल इन नेचर है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट। जो हार्ड फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट जो है पाला पड़ता है, वो पाला जो है इंजीरियस है इसके लिए, मतलब इसके लिए हानिकारक है। ठीक है, इन अ वे पाला नहीं पड़ना चाहिए उस रीजन में जिस रीजन में ये क्रॉप कल्टीवेट होती है। इट रिक्वायर एटलीस्ट 210 frost free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth। कितने जो है पाला नहीं पड़ना चाहिए, कितने दिन तक? लगभग दैट इज 210। अगर आप इन क्रॉप्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्रॉप की अगर बात करें तो। ठीक है, 210 दिन ऐसे होने चाहिए जहां पे मतलब पाला ना पड़े, और 50 to 100 मतलब एक अगर बात करें तो अच्छी रेनफॉल की भी जरूरत है इस क्रॉप को। ठीक है, इस क्रॉप को उगाने के लिए। यहाँ पे बात करते हैं ऑन लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। ये क्रॉप को कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए आपको? एक सॉइल कैसी चाहिए? जो कि रिटेन कर सके मॉइस्चर को। अगर सबसे बेस्ट सॉइल जो रिटेन कर सकती है मॉइस्चर को होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, जो मॉइस्चर रिटेन करती है सबसे बेस्ट सॉइल ब्लैक सॉइल है। तो हमने यहाँ पे अगर आप देखो कि ये 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए, और ब्लैक सॉइल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। बिकॉज ब्लैक सॉइल कैसी होती है? लूमी सॉइल होती है। ठीक है, लूमी डार्क सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, और रिटेन करती है मॉइस्चर को। तो यहाँ पे
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसी सॉइल चाहिए, इतने फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए जहां पे पाला ना पड़ता हो, ठीक है। रेनफॉल कितनी चाहिए, 50 टू 100 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल चाहिए। अगर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्रॉप की बात करें, ये अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन कैसे है, कॉटन, वैसे इसका आंसर भी कॉटन ही है, बिकॉज कॉटन जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। अगर आप इंडिया का एग्जांपल देखो तो इंडिया में कहां पाई जाती है कॉटन, कॉटन महाराष्ट्र गुजरात वाली बेल्ट में मेजरली पाई जाती है, ठीक है, जहां पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। इसके साथ साथ जो कॉटन की बेसिक अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 210 डेज मेंशन होता है वहां पे। अगर आपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी कॉटन के रिगार्डिंग तो 210 डेज जो है फ्रॉस्ट फ्री चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये इस रीजन में जो है पाला नहीं पड़ सकता, ये मतलब कॉटन जो है कल्टीवेट नहीं हो सकता हिमालयन वाली रीजन में क्योंकि पाला पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ बेसिक चीजें हैं रिक्वायरमेंट कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, और ये जो स्टेटमेंट है वो कॉटन की कल्टीवेशन के अराउंड है, ठीक है। कितनी रेनफॉल लगती है कॉटन के लिए, दैट इज अगेन 50 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, और ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बेसिक बनना था दैट इज कॉटन। जूट की बात करें तो इंडिया में जूट कहां पाया जाता है, इंडिया में जूट जो है सबसे मेजरली अगर बात करें दैट इज वेस्ट बंगाल, क्योंकि जो सबसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जूट कल्टीवेशन होता है दैट इज बांग्लादेश, और बांग्लादेश के एडजेसेंट में कौन सा है, इंडिया की अगर बात करें दैट इज वेस्ट बंगाल। तो उस रीजन में जो है काफी सुटेबल है वो रीजन किसकी कल्टीवेशन के लिए, जूट कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पे इसकी रेनफॉल की बात करें तो इससे ज्यादा ही होगी, उस रीजन में मानसून आता है तो मानसूनल रेनफॉल जो है ये उससे ज्यादा ही होगी जितनी रेनफॉल कॉटन की कल्टीवेशन के लिए रखती है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली इससे ज्यादा है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेरी करती है कंपेयर टू कॉटन कल्टीवेशन की, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन अगर आप देखोगे तो जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है वहां ज्यादा होती है, लेकिन जूट कल्टीवेशन कहां होती है, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलती है। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन इंडिया में कहां पाया जाता है, शुगर केन इंडिया में पाया जाता है इन प्लेसेस लाइक मध्य प्रदेश, इन प्लेसेस लाइक महाराष्ट्र। है तो ब्लैक सॉइली, ठीक है तो मेजरली ब्लैक सॉइली, लेकिन शुगर केन कल्टीवेशन के लिए रेनफॉल वेरी करती है। शुगर केन कल्टीवेशन के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कि 210 उसमें फ्रॉस्ट फ्री डेज लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है खरीफ क्रॉप तो है ये, लेकिन ये इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सुटेबल नहीं है जो यहाँ पे पूछी गई है। इसी तरीके से टी की बात करते हैं, इंडिया में टी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे वैसे तो पहाड़ों में भी अगर बात करें दार्जिलिंग टी है, कांगड़ा टी है, उसी तरीके से आपको कर्नाटक वाले रीजन में भी टी देखने को मिलेगी, केरल वाले रीजन में कॉफी के लिए फेमस है, टी के लिए फेमस है, रबड़ के लिए फेमस है। तो कुछ पहाड़ियों वाले रीजन में जहां पे एक स्लांटेड स्लोप होता है वहां पे ज्यादातर ये जो है प्लांटेशन क्रॉप देखने को मिलती है हमें। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ कह रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड नहीं करती उसके लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली टी तो ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं होना था, लेकिन इसका आंसर जो है एग्जैक्ट आंसर दैट इज कॉटन, ठीक है। कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक्स ही है ये मेंशन की हुई। तो आपने जो है मेजर क्रॉप्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिया में कहां कहां लाई करती है, ठीक है, उनके प्लेसेस वो आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर, ओशन का मीन टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है ओशन की, ठीक है। ओशन मीन टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दो स्टेटमेंट गिवन है और पूछिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस isotherms which is 129 मीटर इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। देखो जनवरी से मार्च तक इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो है ठंडी होती है, मतलब एक तरीके से ट्रांजिशन जोन है ठंड से गर्मियों की तरफ, ठीक है। जनवरी टू मार्च की बात हो रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू द, अगर देखे जनवरी से मार्च के बीच ये स्टेटमेंट बोल रही है कि टेम्परेचर कितना होता है इंडियन ओशन का। अगर इंडियन ओशन का, कौन से इंडियन ओशन का, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन का, साउथ में इंडियन ओशन वेस्टर्न साइड में बात हो रही है, ठीक है। वेस्टर्न साइड मींस अफ्रीकन वाले एडजेसेंट वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसका जो ओशन मीन टेम्परेचर होगा कितना होगा, 26 डिग्री सेल्सियस। ये बात मानी जा सकती है क्योंकि ये जो है ट्रांजिशन हो रहा है, अब जो है गर्मियों की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो है सूरज कैसे हो रहा है, सन की मूवमेंट कैसे हो रही है, इक्वेटर की तरफ हो रही है। दोबारा कहां से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। जब सन जो है इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है, आपको पता होगा 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, एक तरीके से सोलिस्टिक मनाया जाता है, ठीक है। सोलिस्टिक क्या होता है, जब ये जो है इक्वेटर के ऊपर लाई करता है सन, कहने का मतलब है सन की मूवमेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ हो रही है। इक्वेटर की तरफ हो रही है तो क्या होगा, जो एडजेसेंट एरियाज है वहां पे गर्म हो जाएंगे वो एरिया, ठीक है, बिकॉज इंसोलेशन डायरेक्ट पड़ रही है। तो कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट में इतना तो मान सकते हैं कि 26 डिग्री सेल्सियस
हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी बात जो स्टेटमेंट बोल रही है कि विच इज 129 मीटर इन साउथ इंडियन ओशन। अब यहाँ पे जो है क्या बोल रहे हैं, ओशन मीन टेम्परेचर अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज 129 मीटर 129 मीटर इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। देखो ये जो मीटर दिए हुए ना यहाँ पे 129, ये एब्सर्ड नंबर है। अब ऐसा कोई नंबर गिवन ही नहीं है कहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जब भी ऐसा कोई नंबर आए तो ये ऐसे नंबर जो है काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि ऐसे नंबर जो है बिल्कुल गलत होते हैं, बिकॉज इसको जो है प्रूव करना ही बड़ा मुश्किल है कि 129 मीटर एक नंबर दे दिया बस। अब ये नंबर जो है ऑब्वियसली ये नंबर गलत है यहाँ पे, बिकॉज इसको कैलकुलेट करना ही बहुत मुश्किल टास्क है और एग्जैक्ट नंबर कोई है नहीं ऐसा, ठीक है, जहां पे ओशन मीन टेम्परेचर को देखा जा सके कि 26 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है इस एब्सर्ड नंबर के कारण, इस नंबर के कारण जो है गलत हो जाती है। कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, सेकंड स्टेट ओशन मीन टेम्परेचर तो समझ रहे हो ना, ओशन का जो एवरेज टेम्परेचर है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में कब, जनवरी से लेकर मार्च तक ओशन का एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे बात करें सेकंड स्टेटमेंट, ओशन मीन टेम्परेचर कैलकुलेटेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च कैन बी यूज्ड इन assessing whether the amount of rainfall in the monsoon will be less or more than the certain long term means। देखो ओशन मीन टेम्परेचर जो है हम क्या करते हैं, अगर ओशन मीन टेम्परेचर हमने मान लो जनवरी टू मार्च कैलकुलेट कर लिया इंडियन ओशन का, कि इंडियन ओशन का मीन टेम्परेचर कितना है, 26 है या फिर 25 है, एक कैलकुलेट कर लिया, एक पता चल गया हमें, मान लो 20 भी हो सकता है, ठीक है, 20 हो, 26 हो, 25 हो। इससे हमें आइडिया क्या लगेगा, हमें आइडिया ये लगेगा कि जैसे अप्रैल मई जून, जून में क्या होता है, मानसून आता है, हमें आइडिया ये लगेगा कि मानसून स्ट्रॉन्ग आना है आने वाले टाइम में कि वीक आना है, ठीक है। जितना ज्यादा वार्म होगा, जितना ज्यादा वार्म अप होगा हमारा जो एडजेसेंट रीजन है ना, जो इंडिया के एडजेसेंट रीजन है, जितना ज्यादा वार्म अप होगा उतना ज्यादा मानसून कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि आपको पता है लो प्रेशर क्रिएट करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है तो ऑब्वियसली जो है विंड जो है मॉइस्चर कैरी करके वहां आती है उसको भरने के लिए, बिकॉज वहां से विंड ऊपर उठती है, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, विंड के लिए स्पेस होता है वहां पे, तो एडजेसेंट एरिया से विंड आती है और विंड जो है मॉइस्चर कैरी करती है, ठीक है। इस वजह से मानसून स्ट्रॉन्ग आता है। तो कहने का मतलब है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर ओशन मीन टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब है क्या होगा, मानसून जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ओशन मीन टेम्परेचर हेल्प कर सकता है। ओशन मीन टेम्परेचर अगर हम जनवरी टू मार्च कैलकुलेट करें तो एक बेसिक आइडिया जरूर दे सकता है हमें कि लॉन्ग टर्म में क्या होना है, ठीक है। तो इसकी स्टडी जो है उस पर्सपेक्टिव से हम मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में एब्सर्ड नंबर दिया हुआ है 129 मीटर, तो इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट उतनी फैक्चुअल नहीं कही जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट कौन सी है, दैट इज बी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज सेकंड शुड बी द आंसर ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 इजियर साइड में है, पर उसमें भी अगर आपने मैप नहीं अंडरस्टैंड किया है, इंडिया का जो बेसिक मैप है ना उसकी आपको स्टडी होनी चाहिए पूरी तरह से कि इंडिया में कौन सा प्लेस जो कि फेमस प्लेस है कहाँ लोकेटेड है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इनके रिगार्डिंग तो आपको बेसिक आइडिया होना ही होना चाहिए, खासतौर से उन प्लेसेस का जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन कौन से ऑप्शन है बात करते हैं। पहला ऑप्शन है दैट इज ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, अक्साई चीन जो रीजन है, ठीक है, अक्साई चीन जो रीजन है जिसको ऑक्युपाई किया था 1962 में, किसने, चाइना ने, चाइना ने ऑक्युपाई किया है इंडिया से रीजन, अक्साई चीन रीजन, ठीक है। क्या ये क्या बोलता है, इसके ईस्ट में लाई करता है, डायरेक्शन तो समझते हो ना, ईस्ट साइड कौन सी, वेस्ट साइड कौन सी है, तो क्या ये इस साइड में लाई करता है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है ईस्ट ऑफ लेह, लेह लद्दाख वाले रीजन से ईस्ट में, ये बात दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट के नॉर्थ में है। गिलगिट कहां लोकेटेड है, गिलगिट जो है पीओके में है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो गिलगिट अगेन रिवर भी है गिलगिट जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंदस की, तो यहाँ पे नॉर्थ ऑफ गिलगिट बोल रहे हैं। उसके साथ है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली जो कि नुब्रा एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी अगेन श्योक रिवर की, श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंदस रिवर की, ठीक है। तो ये नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो यहाँ पे क्या सही होगा, क्या सही होगा, अगर आप सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं तो इसके पर्सपेक्टिव से अगर आप अक्साई चीन की बात करें तो ऑब्वियसली अक्साई चीन जो है पार्ट चाइना ने ऑक्युपाई किया है, उसके ईस्ट में जो भी पार्ट होगा ऑब्वियसली तिब्बत का होगा,
ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो गलत है। अगर बात करते हैं ईस्ट ऑफ लेह, लेह लद्दाख रीजन के भी ईस्ट में क्या है, दैट इज बॉर्डर ऑफ किसका लगता है, दैट इज अगेन तिब्बत। तो यहाँ पे इसके रीजन में भी नहीं लग रहा है हमें कि इसके रीजन में हो सकता है ये, क्योंकि इसके ईस्ट में बात हो रही है ना ये, ठीक है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट अगेन पीओके वाला रीजन है, पीओके वाला रीजन है, उसके एडजेसेंट में अगर आप बात करें, उसके नॉर्थ में बात करेंगे तो अफगानिस्तान आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली अगर आप देखोगे, जब इंडस रिवर एंटर करती है ना इंडिया में, इंडस रिवर एंटर करती है, जस्ट उसके एडजेसेंट में मैप पे देखना, वहां पे आपको श्योक रिवर दिखेगी, ऐसे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे इंडस रिवर एंटर की, ठीक है, श्योक रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। यहां से आपने एक रिवर देखना, दैट इज नुब्रा, ठीक है, नुब्रा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, श्योक रिवर की। किसकी है, श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और किससे मिल रही है ये, आगे जाके इंडस रिवर से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो नुब्रा है दैट इज अगेन सियाचिन है, ऊपर जस्ट इसके ऊपर जो है आपको सियाचिन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यहाँ पे जो है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन जो फेमस है किसके लिए, बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये सियाचिन ग्लेशियर कंप्लीटली ऑक्युपाइड है इंडिया के द्वारा, ठीक है, इंडिया की जो है प्रेजेंस है यहाँ पे, और जो हमारे जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ देखो मैप में पीओके कहाँ है, ठीक है, गिलगिट दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज पीओके वाला रीजन। तो ये रीजन तो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्थ, इसके नॉर्थ में क्या है, अफगानिस्तान दिखेगा आपको। इसी तरीके से बात करते हैं अक्षय चीन, अक्षय चीन पार्टी इधर है, ठीक है, इसके ईस्टर्न में बोला था, इसके ईस्टर्न में क्या है, इसके ईस्टर्न में तिब्बत है ना, ठीक है। अगर बात करते हैं लद्दाख की, लेह लद्दाख की, तो इसके ईस्टर्न में भी आपको तिब्बत दिखेगा, जो स्टेटमेंट में बोला था। लेकिन नुब्रा वैली जो है यहाँ लोकेटेड है, ठीक है, और इसके नॉर्थ में क्या है, सियाचिन है, ये याद रखना। और अभी मैं बता दूं अगेन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी भी आ चुके हैं, आने वाले टाइम में भी आएंगे, क्योंकि हमारे चाइना के साथ रिलेशन तो आपको पता है किस तरीके से है। अगर बाउंड्री के डिस्प्यूट की बात करें तो ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये जितना भी हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन प्लेसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पेंगोंग त्सो लेक के रिगार्डिंग, चाहे यहाँ पे जो दौलत बेल्डी रोड का नाम है, दौलत, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द रोड, बट यहाँ पे एक रोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है डिफरेंट प्लेसेस यहाँ पे गलवान वैली न्यूज में थी, आपने सुना होगा, गलवान वैली न्यूज में थी, तो गलवान वैली जो है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और डिफरेंट पॉइंट्स है जो हमारे बॉर्डर में पॉइंट है जो चाइना के साथ लगते हैं और कंफ्लिक्टेड रीजन है, ठीक है, वो जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, ये जो जहां जहां प्लेसेस न्यूज में है ऑब्वियसली वो प्लेसेस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में among the following tiger reserve which one of the following is the largest under critical tiger reserve। अगर critical टाइगर रिजर्व बनते क्यों है, टाइगर रिजर्व बनते हैं इनको बचाने के लिए, टाइगर्स को। आपको पता होगा कि टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में और वर्ल्ड ओवर डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, तो इनको बचाने के लिए इंडिया ने क्या चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर, आपने सुना होगा 1973 में चला था प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, इनको हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए, एक पर्टिकुलर नीश प्रोवाइड करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। अब इंडिया में आज की डेट में कितने टाइगर रिजर्व है, दैट इज अराउंड 55 टाइगर रिजर्व, 54 to 55 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, ठीक है। उनके रिगार्डिंग पूछा है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में लार्जेस्ट एरिया कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन है। बात करते हैं कोर्बेट टाइगर रिजर्व, ये कोर्बेट टाइगर रिजर्व जो है सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड वाली बेल्ट में, ठीक है, तो ये तो सबसे पॉपुलर है। उसके बाद है रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। उसके बाद है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, फॉलोड बाय सुंदरबन टाइगर रिजर्व अगेन वेस्ट बंगाल वाली बेल्ट में। लेकिन सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर क्रिटिकली आप हैबिटेट की बात करें दैट इज नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इसका आंसर क्या होना था, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ये, और आंध्र प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये रीजन, ठीक है, ये रीजन जो है आंध्र प्रदेश के एट अराउंड 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। याद रखना ये कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इसके रिगार्डिंग, और टाइगर रिजर्व जो है काफी न्यूज में भी रहते हैं, ठीक है। इंडिया में जो टाइगर सेंसस होता है उसके रिगार्डिंग डाटा भी आपको याद होना चाहिए कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है आज की डेट में, या फिर कितने टाइगर्स प्रेजेंट है और कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। बात करें आप उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की या फिर कर्नाटक की, तो ये जो है डोमिनेटिंग प्लेस है जहां पे टाइगर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व न्यूज में है,
या फिर टाइगर के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर में न्यूज चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट की बात करें, जेट स्ट्रीम अकर्स इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ओनली। नॉर्थ हेमिस्फीयर, देखो इक्वेटर जो है डिवाइड करता है किसको, हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, एक है साउथ हेमिस्फीयर, एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये ओनली शब्द याद रखना, ओनली जो है ना एकदम से ये जो है ऐसी स्टेटमेंट है कि कोई और हो ही नहीं सकता इसके सिवाय। अब इसने बोल दिया ना एक बार कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही जेट स्ट्रीम आती है, इसका मतलब है साउथ हेमिस्फीयर में आती ही नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बात हो रही है, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई। जो आई होती है ना, साइक्लोन में आई होती है। अब साइक्लोन कौन से साइक्लोन में आई होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई होती है कि टेम्परेट साइक्लोन में आई होती है, आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली, कितनी है, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। इसके सराउंडिंग जो है उसके सराउंडिंग से 10 डिग्री कम होता है टेम्परेचर, कहां पे, आई में। ठीक है, आई ऑफ द साइक्लोन की बात हो रही है। पहली स्टेटमेंट की बात करें अगर आप, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है कि जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, ऐसा नहीं है। जेट स्ट्रीम जो है रोजी वेव के नाम से फेमस है। यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है कैसे चलती है, हवाएं चलती है ऊपर एट अबाउट 12 किलोमीटर हमारे आसमान में। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं सिर्फ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी, ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, पोलर रीजन में भी देखने को मिलती है जेट स्ट्रीम, चाहे वो अंटार्कटिक रीजन हो चाहे आर्कटिक रीजन हो। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन से जो है डिफरेंट नाम से ये फेमस है। ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है। ठीक है, इसी तरीके से पोलर जेट स्ट्रीम है। तो यहाँ पे जो है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम बड़ी फेमस है, जेट स्ट्रीम, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, जहां पे आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर बात करें, अगर ओजोन के रिगार्डिंग आपको न्यूज पता चली कि ओजोन होल हो रहा है और ओजोन एक्सपेंड, मतलब ओजोन होल एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और वो कहां से पता चला आपको, पता चला जो अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन, यहां से पता चला। इन रीजन में ज्यादा इसके वो देखने को मिले हमें इनिशियली सोर्स कि भाई यहाँ पे ओजोन होल हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जेट स्ट्रीम जैसी जो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है वो चलती है। ठीक है, वो जो है बेसिक रीजन रहे है कुछ इसके पीछे, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि जेट स्ट्रीम जो है दोनों हेमिस्फीयर में चलती है। ठीक है, नॉर्दर्न में भी और साउथ सदर्न में भी। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट है साइक्लोन। साइक्लोन जो है अगेन 2 टाइप का होता है। साइक्लोन 2 टाइप का होता है, कौन सा होता है, दैट इज टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर बात करें टेम्परेट साइक्लोन की, टेम्परेट साइक्लोन फ्रंट बनाता है, मासेस के जो वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास, इनके बीच जो है जब फ्रंट बनते हैं, और फ्रंट कैसे, पहले स्टेशनरी फ्रंट बनेगा, कोल्ड फ्रंट बनेगा, बॉम्ब फ्रंट बनेगा, ऑक्यूलेटेड फ्रंट बनेगा। एक बेसिक लैंग्वेज है ज्योग्राफी की, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि टेम्परेट साइक्लोन जो है आई नहीं बनाता, आई होती है सेंटर में बनती है साइक्लोन के। ठीक है, यहाँ साइक्लोन चल रहा है, यहाँ साइक्लोन चल रहा है। ठीक है, ये ओशन है, ये जो है यहाँ पे ऐसे मोमेंट चल रही है वेव्स की, लेकिन बीच में बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, इस रीजन में नो रेनफॉल। ठीक है, ड्राई रीजन है। तो ये आई है साइक्लोन की, ये कहां देखने को मिलती है आपको, ट्रॉपिकल रीजन में। कहां देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो थर्मल बेस्ड साइक्लोन है। थर्मल बेस्ड समझते हो, हीट बेस्ड साइक्लोन, जहां पे वार्म अप हो रही है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है रीजन का, तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो आसपास की हवाएं आएगी उसको भरने के लिए रीजन को। ठीक है, उस वजह से जो साइक्लोन डेवलप हो रहा है दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, वहां बनती है आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि ओनली सम साइक्लोन, कुछ ही साइक्लोन में आई ऑफ साइक्लोन होती है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी डिफाइंड नहीं है। देखो ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेट साइक्लोन की टेम्परेचर की तो हमने बात की कि आई होती नहीं है, लेकिन अगर बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ठीक है, अब साइक्लोन की बात हो रही है, यहाँ पे इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, अगर आप बात करोगे एज ए साइक्लोन, अगर जनरल साइक्लोन की बात करोगे तो ऑब्वियसली जो सेंटर पॉइंट है, ऑब्वियसली वहां पे टेम्परेचर इससे लेस हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, डिफाइंड नहीं है कोई। अगर आप टेम्परेट साइक्लोन से छोड़ के ट्रॉपिकल साइक्लोन की भी बात करोगे तो भी ऐसा डिफाइंड नहीं है कि 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करो आई ऑफ साइक्लोन, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लेस होना चाहिए फ्रॉम द सराउंडिंग, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है। लेकिन एग्जैक्ट ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट एब्सर्ड स्टेटमेंट है उस रिगार्डिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होना था हमारा, आंसर होना था हमारा कि ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आंसर क्या था, दैट इज सी शुड बी द आंसर, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज
ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट अगेन गिवन है और पूछा गया है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है? 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या है? 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकली बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जल शक्ति जो मंत्रालय है ना उसके अंदर आती है ये। और बनी कब थी? बनी किस एक्ट के थ्रू बनी थी? ये बनी थी जो हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट था ना, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग एक्ट आया था 1986, उसके अराउंड जो है ये बनी थी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे जो ग्राउंड वाटर है या तो ओवर एक्सप्लॉइटेड है या फिर कैसा है यहाँ पे दैट इज क्रिटिकली है। क्रिटिकली वो ओवरली एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड एक ही स्टेटमेंट है। कहने का मतलब है ये डाटा बता रहा है, ये डाटा बता रहा है मतलब रिपोर्ट आई होगी कोई। ठीक है, ऐसा तो डाटा नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये जो है बता रहा है किससे? ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का डाटा। ठीक है, इसी तरीके से ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अगर बात करें, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर अगेन जो मैंने कहा कौन सी एक्ट के थ्रू बनी है ये? दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अथॉरिटी बनी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो एरिया है ना ग्राउंड वाटर इरिगेशन का, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डाटा दूं कि है क्या, इंडिया में इरिगेशन के लिए अगर बात करें, वाटर जो यूज होता है ग्राउंड वाटर एट अबाउट 67 to 70%, अगर एग्जैक्ट डाटा है दैट इज 67-68 के अराउंड जो है ग्राउंड वाटर यूज होता है इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इंडिया में जो अगर बात करें, इंडिया में लार्जेस्ट एरिया है ग्राउंड वाटर के अंदर। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया जो है इरिगेशन पे काफी निर्भर करती है, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन पे काफी निर्भर करती है कंट्री इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो मैंने कहा कि ये जो बॉडी बनी है ना, ये बॉडी बनी है अभी तो जल शक्ति मंत्रालय के अंडर आ रही है, लेकिन ये बनी किस एक्ट के थ्रू है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बनी किस एक्ट के थ्रू है? दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट का डाटा थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे 36% नहीं है। देखो अगर बात करें यहाँ पे ओवरली एक्सप्लॉइटेड वाटर की, ओवरली एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर की, तो अराउंड 15 to 17% जो है इसके अराउंड है, 15% के अराउंड है। लेकिन यहाँ पे सेफ वाटर भी है एट अबाउट 70%। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो अगर आप मॉडरेट की बात करें, मॉडरेटली एक्सप्लॉइटेड, फिर उसके बाद एक्सप्लॉइटेड, फिर उसके बाद ओवरली एक्सप्लॉइटेड। जब आप ओवरली एक्सप्लॉइटेड तक आते हो, जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डाटा यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, कहने का मतलब है यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा जो दिया हुआ है ना 36%, वो गलत है। ठीक है, उस रिगार्डिंग तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमारा आंसर क्या होना था? दैट इज 2 and 3। ठीक है, हमारा आंसर 2 and 3 बी शुड बी द आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि जो रिपोर्ट्स आई है ना, जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती है, ठीक है, एनवायरमेंट के रिपोर्ट्स या फिर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपोर्ट आती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन कहां देखने को मिल रहा है आपको? अगर यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, जिन जिन रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट देखने को मिला था, वहां पे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन भी देखने को मिला था। तो कहने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा था इंडिया में, तो उसके रिगार्डिंग स्टडी हो रही है कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर को फिर से रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को बनाया गया। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है रिपोर्ट पोस्ट की, इसने डाटा दिया कि कहाँ पे सेफेस्ट है, कहाँ पे क्रिटिकली है, कहाँ पे मॉडरेटली एक्सप्लॉइटेड है। तो उसके रिगार्डिंग डाटा जो है यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है, और ये डाटा जो है न्यूज़पेपर से है। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग इसके लिए आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या होना था इसका? दैट इज 2 and 3 बी शुड बी द आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? विद रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, अगेन डेजर्ट नेशनल पार्क उस टाइम न्यूज में चल रहा था। ये डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ होगा? इसका बेसिक आइडिया तो आपको लग गया होगा कि ये राजस्थान वाली बेल्ट है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट है 3 स्टेटमेंट, और पूछिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, पहली स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है? इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इट इज द वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो राजस्थान का जो नेशनल, अगर आप बात करेंगे ना नेशनल बर्ड,
तो क्या है, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ पे ये तो मान सकते हैं आप कि डेजर्ट में मिलेगा आपको, डेजर्ट नेशनल पार्क में, ठीक है। नेशनल सॉरी स्टेट अगर बात करेंगे, स्टेट लेवल पे जो है राजस्थान में ये जो है स्टेट वर्ड माना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि यहाँ पे ह्यूमन जो हैबिटेशन है वो नहीं है। 2017 के अराउंड अगर एक केस आया था 2017 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिए थे कि भाई जो वैसे तो पार्क जो है ना, नेशनल पार्क बड़े रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जहां पे किसी को अलाउ नहीं होता जाना, ठीक है। नेशनल पार्क बड़े रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, लेकिन ऐसा केस देखा गया कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ना इंडिया का, जो राजस्थान में है, वहां पे हैबिटेशन थी, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे थे उस रीजन में, और ना तो उनको फैसिलिटी थी किसी प्रकार की, चाहे आप किसी प्रकार की फैसिलिटी जो होती है ना, जो हमारे को कहते हैं कि भाई नीश जो रीजन है जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी हो, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसमें लोग रह रहे थे, इनहेबिट कर रहे थे उस रीजन को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जो है वहां पे स्टेटमेंट दी थी, या फिर कहा था कि जो है इन लोगों को किस तरीके से डिस्प्लेस किया जा सके यहाँ से, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट आई थी। तो इस वजह से भी न्यूज में चल रहा था ये, तो यहीं पे वो स्टेटमेंट पूछी गई है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, लेकिन है, ठीक है, इस रीजन में ह्यूमन हैबिटेशन देखी गई थी। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है। वैसे भी जो अगर आप बात करोगे ना नेशनल पार्क में आपने देखा होगा जैसे टूरिज्म होता है, तो टूरिज्म में जैसे जो सफारी काफी फेमस है राजस्थान में, सफारी जो जाते हैं लोग टूरिज्म में, देखते हैं वाइल्ड लाइफ, तो वहां पे नेशनल पार्क में जो कंट्रोल बेसिस पे टूरिज्म एक्टिविटीज होती है वो देखी गई है, लेकिन यहाँ पे हैबिटेशन उतना लेवल पे नहीं होता, ठीक है, हैबिटेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप बात करेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे हैबिटेशन था उस दौरान, ठीक है। इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट जो है एग्जाम में पूछी गई थी। इसी तरीके से बात करता है, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली ये स्प्रेड है 2 डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा, जैसलमेर की बात करें आप, इसी तरीके से बारमार की बात करें, 2 डिस्ट्रिक्ट है मतलब, ठीक है, जैसलमेर के एडजेसेंट में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये स्प्रेड है इसका एरिया। तो ये जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ह्यूमन हैबिटेशन है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो, अगर तीसरी स्टेटमेंट जो बोल रही है दैट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट विद द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो यहाँ पे राजस्थान जो है फेमस ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड, सी शुड बी द आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो नेशनल पार्क, अगेन कह रहा हूं, जो नेशनल पार्क, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बायोस्फीयर रिजर्व, जो बैटलैंड, जो टाइगर रिजर्व, जो एलिफेंट रिजर्व, जो बर्ड सेंचुरी, जो न्यूज में है, ठीक है, जो न्यूज में है उसको तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आएगा। अगर ये नहीं आएगा कि ये नेशनल पार्क क्यों न्यूज में, अगर ये नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, तो ये पूछ ले वो कि भाई नेशनल पार्क होते क्या है, नेशनल पार्क किस तरीके से डिफर करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, क्या स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है नेशनल पार्क के रिगार्डिंग, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, कौन रेगुलेट करता है नेशनल पार्क को। तो इसकी थोड़ी सी आपको बेसिक डेप्थ में स्टडी तो करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे थियोरेटिकल स्टडी है वो तो करनी पड़ेगी, साथ में जो है न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है, तब आप समझ पाओगे। इंडिया का मैप देखना है, इंडिया के मैप इस रिगार्डिंग में, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए नेशनल पार्क से, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जैसे नीलगिरी टाइगर नीलगिरी की बात करते हैं, नीलगिरी वाले रीजन में ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके एडजेसेंट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, इसके एडजेसेंट में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, बिकॉज वो रीजन जो है काफी ज्यादा वनरेबल माना जाता है। अगर वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है इंडिया के कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, उसमें आता है। और वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कस्तूरी रंजन कमेटी आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी बनी थी। कहने का मतलब है किस तरीके से वेस्टर्न घाट जो है वनरेबल रीजन है। इसी तरीके से हिमालय की इकोलॉजी काफी न्यूज में रहती है, हिमालय में जिस तरीके के आपको डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं। सिक्किम की बात करते हैं तो किस तरीके से अभी सिक्किम में डिजास्टर देखने को मिला, हिमाचल वाली बेल्ट में डिजास्टर देखने को मिला। तो जो जो वनरेबल रीजन है और जहां जहां गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी हो रही है उसके रिगार्डिंग तो आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है, बिकॉज वहां से स्टेटमेंट पूछी ही जाएगी, ठीक है, वहां से स्टेटमेंट पूछी ही जाएगी एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन। तो इसका आंसर सी होना था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। कार्बन की सोशल कॉस्ट, देखो कार्बन इमिट होता है, तो कार्बन पे टैक्स लगेगा, ठीक है, उन कंपनीज पे टैक्स लगेगा जो कार्बन इमिशन कर रही है।
तो किस प्रकार से सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट दी हुई है 4 स्टेटमेंट, आपने बेसिक आइडिया देना है यहाँ पे। और सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन किस पे, इट इज मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू में मेजर हो रही है, ठीक है। किस प्रकार से मॉनेटरी वैल्यू में मेजर हो रही है ये ऑफ द, बात करते हैं 4 स्टेटमेंट की, कौन कौन सी स्टेटमेंट है। और लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर। CO2 इमिशन जितना हो रहा है एक ईयर में, और वो लंबे टाइम तक कितना डैमेज करेगा हमारे एनवायरमेंट को, क्या इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू है ये जो इंडेक्स है, ठीक है। ये बात करें इसकी, दैट इज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर द कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल। जो फ्यूल बर्न हो रहा है, जो कि मतलब एनवायरमेंट एक तरह से पॉल्यूट हो रहा है, CO2 इमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल लिमिट हो रहा है कंट्री में, तो यहाँ पे एक तरीके से सिटीजन की बात हो रही है कि सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट फॉर अ कंट्री, एक कंट्री के लिए, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन, इसके सिटीजन को गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइड करना है, इसके सिटीजन को प्रोवाइड करना है किसी भी कंट्री के द्वारा, ठीक है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग ऑफ द फ्यूल। तो यहाँ पे जो है जैसे फॉसिल्स को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स है, इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे फॉसिल्स को बर्न हो रहा है, तो यहाँ पे जो है इमिट हो रही है CO2, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से जो है हम फुलफिल कर सके सिटीजन की गुड्स एंड सर्विसेज की नीड, क्या उसके रिगार्डिंग है ये इंडेक्स यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की। फिर थर्ड स्टेटमेंट है इफ एफर्ट्स पुट इन बाय द क्लाइमेट रिफ्यूज टू अडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस। यहाँ पे एफर्ट्स किसके रिगार्डिंग, पुट इन बाय द क्लाइमेट रिफ्यूज के द्वारा, जो क्लाइमेट मतलब रिफ्यूज होता है एक तरीके से जो क्लाइमेट की मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं, और नए प्लेसेस एक तरीके से जो उन प्लेसेस को फाइंड आउट किया जा रहा है, उन प्लेसेस के रिगार्डिंग है कि जो प्लेसेस, जिन प्लेसेस में एक फिजिबल क्लाइमेट है फॉर द लाइफ टू, मतलब लाइफ के फिजिबिलिटी के लिए एक बेटर क्लाइमेट है, क्या ये उसके रिगार्डिंग है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कि जहां पे जो है हमें डिस्प्लेस करने पड़ रहे हैं लोग, ठीक है, कार्बन के इंडेक्स में। तो इसी तरीके से बात कर रहे हैं, डी स्टेटमेंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंटिंग ऑन द प्लेनेट अर्थ। देखो इंडिविजुअल कितना कार्बन इमिट करता है, कितने जो है CO2 इमिट करता है, क्या ये उसके कंट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है, अगेन मैं कह रहा हूं कि मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है, ठीक है। जितनी कार्बन इमिट होगी उसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। तो इसकी जो एग्जैक्ट अगर बात करें, ये टर्म किसकी बात कर रही है, दैट इज लॉन्ग टर्म डैमेज जो होगा विद द इमिशन ऑफ कार्बन, ठीक है, CO2 के इमिशन से जो लॉन्ग टर्म डैमेज होगा इन अ गिवन ईयर, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ये बात हो रही है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म डैमेज होगा एट द सोसाइटल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज ए शुड बी द आंसर, ये आंसर होना था, ठीक है। लॉन्ग टर्म वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ये मॉनेटरी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इस नेचुरल हैबिटेट। मस्क डियर कहाँ पाए जाते हैं, देखो मस्क डियर का जो है बेसिक कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हिमालयाज में। हिमालयाज में कहाँ, J&K, हिमालयाज में कहाँ, हिमाचल, हिमालयाज में कहाँ, उत्तराखंड, हिमालयाज में कहाँ, सिक्किम, हिमालयाज में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। कहने का मतलब है इन रीजन में पाया जाता है। इन रीजन में भी कहाँ पे, किस टाइप के क्लाइमेट में, अगर इनका एग्जैक्ट क्लाइमेट बताया जाए कि किस टाइप के क्लाइमेट में पाया जाता है, दैट इज एल्पाइन, मतलब लगभग टेम्परेट और एल्पाइन रीजन में, ठीक है, इन रीजन में पाया जाता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दैट इज अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या ये वहां पाए जाते हैं, मस्क डियर नेचुरल हैबिटेट है उनका। दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, तीसरा है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड फोर्थ है मनास नेशनल पार्क। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लोकेटेड कहाँ कहाँ है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड रीजन में, गंगोत्री नेशनल पार्क अगेन उत्तराखंड में, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ है, यूपी रीजन में, ठीक है। मनास नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ है, ये आसाम में। अब अगर बात करें किशनपुर, आपने सुने होंगे पुरपुर बहुत जगह लगता है ये, ठीक है, रामपुर है, किशनपुर है, बहुत सारे प्लेसेस जो है पुरपुर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पुर है ये प्लेसेस कहाँ लगते हैं, ये शिवालिक बेल्ट में बहुत सारे प्लेसेस है हमारे
शिवालिक बेल्ट में, लोअर बेल्ट में, ठीक है, एडजेसेंट टू प्लेन्स बेल्ट में, काफी पुर के नाम से फेमस है। पुर का मतलब होता है मार्केट। पुर का अगर बेसिक मतलब बताऊं मैं आपको तो ये है मार्केट। जो लोग ऊपर माउंटेनियस रीजन में रहते थे, जब वो मार्केट आते थे उस रीजन को ये पुर कहते थे। तो पुर के नाम से फेमस रीजन बहुत सारे इंडिया में, ठीक है, और वो किस बेल्ट में, शिवालिक लोअर पार्ट में हमारे हिमालयाज के। लेकिन अगर हम बात करें किसकी बात करें, दैट इज मस्क डियर की। मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट कौन से रीजन में है, मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट है टेम्परेट टू एल्पाइन रीजन में, ठीक है। कहने का मतलब है ये ट्रॉपिकल वाले रीजन में नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे एल्टीट्यूडनल बेसिस पे देखोगे ना, एल्टीट्यूडनल बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको वेजिटेशन कैसे देखने को मिलेगी, लोअर पार्ट में ट्रॉपिकल वेजिटेशन या फिर सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ऊपर वाले रीजन में जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेट, वेट, टेम्परेट, ड्राई, इसी तरीके से एल्पाइन है, सब एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है जो ये किशनपुर है, ठीक है, जो ये रीजन है ये कहाँ लाई करता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो रीजन है यहां तो नहीं मिलेंगे, यहां तो इसका नेचुरल हैबिटेट हो नहीं सकता, ठीक है, इस रीजन में नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे जो है हमें मस्क डियर नहीं मिलेंगे। मनास नेशनल पार्क की बात करता हूं मैं। मनास नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, आसाम। और मनास नेशनल पार्क जो है बहुत हद तक फेमस है, बिकॉज ये जो है हमारा जो यूनेस्को जो हेरिटेज साइट होती है ना, उसमें भी इसका प्लेस है मनास नेशनल पार्क का। मनास नेशनल पार्क आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा, मनास टाइगर रिजर्व। इसी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मनास बायोस्फीयर रिजर्व। मनास खुद में रिवर भी है, ठीक है, रिवर के नाम पे नेशनल पार्क बना है, ठीक है, मनास नेशनल पार्क। तो ये मनास नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है ये, आसाम में, अगेन ट्रॉपिकल रीजन में है, अगेन जो है लोअर पार्ट में है, ठीक है। मनास नेशनल पार्क लोअर पार्ट में है, इसका एल्टीट्यूड उतना नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे इस रीजन में आ रहा है ये, जब इस रीजन में आ रहा है ये, क्या ये हैबिटेट हो सकता है, नेचुरल हैबिटेट किसका, मस्क डियर का, नहीं हो सकता, ठीक है। मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट ये नहीं हो सकता, क्योंकि मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट इसके ऊपर वाला, ठीक है, इससे ज्यादा एल्टीट्यूड वाला रीजन है। बात करें अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा नाम ही अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इसका पूरा नाम ही अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहां लोकेटेड है ये जो है आपको उत्तराखंड के अपर रीजन में देखने को मिलेगी, ठीक है, उत्तराखंड के अपर बेल्ट में देखने को मिलेगी। और गंगोत्री कहाँ है, गंगोत्री अगेन उत्तराखंड बेल्ट में, कहाँ, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी रीजन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ये रीजन, ये दोनों रीजन जो है काफी हद तक सुटेबल है, काफी हद तक सुटेबल है किसके लिए, नेचुरल हैबिटेट के लिए, किसकी, दैट इज मस्क डियर। कहने का मतलब है ये दोनों रीजन ही सही स्टेटमेंट है, ठीक है, 1 और 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना था, दैट इज 1 और 2। देखो ये क्वेश्चन जो है वैसे तो इनके फैक्चुअल बेसिस पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, लेकिन इतने फैक्ट किसको याद रहे। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी डेप्थ में स्टडी करनी है। डेप्थ में कैसे स्टडी, जो एनिमल या जो फ्लोरा फौना कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, तो इसके लिए आपको ज्योग्राफिकल स्टडी आपकी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्नो लेपर्ड किस रीजन में पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के क्या टेम्परेट बेल्ट में पाए जाते हैं, सब टेम्परेट बेल्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट में पाए जाते हैं, एल्पाइन रीजन में पाए जाते हैं, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। रेड पांडा इंडिया में किस रीजन में पाया जाता है, ठीक है, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उसका नीश कैसा है, ठीक है, उसका नीश कैसा है। तो कहने का मतलब है इसके हैबिटेट के रिगार्डिंग, इसके फूड के रिगार्डिंग बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। खासतौर से वो चीजें जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड चल रही है, खासतौर से वो चीजें जो कि एंडेंजर्ड है, ठीक है, खासतौर से वो चीजें जो कि इन्वेस्ट जो कि बाहर से आई स्पीसीज है, ठीक है, या फिर जो है वहां पे नेटिव स्पीसीज है और जो न्यूज में चलती है, ठीक है, न्यूज में चल रही है, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चल रही है, तो आपको नोट डाउन करनी है। और इसके रिगार्डिंग आपको बेसिक डाटा से लेकर थोड़ी सी डेप्थ में स्टडी होनी चाहिए, तब आप इन क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में आपको ये दो मिलेंगे, यहाँ पे यूपी में मिलेगा, मनास जो है आपको आसाम में मिलेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनके एल्टीट्यूड के बेस पे और मस्क डियर के एक फिजिबल कंडीशन के बेस पे कि उसका नीश कैसा है, तो वहां पे आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो इसका आंसर कैसा होना था, दैट इज ए शुड बी द आंसर वेयर 1 और 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सिर्फ ये दो स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 2020 में, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है हम आपको लाते रहेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो है अपनी मैप की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग रखना है। आपने जो अपनी जो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं ना मैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, बैटलैंड्स की बात करें, तो इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खासतौर से उनके बारे में
जो न्यूज में चल रहे हैं, या फिर वो प्लेसेस जो कि अभी जो है करंटली बने हैं, जो नए प्लेसेस बने हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ में उनकी प्लेस कहाँ लोकेटेड है, या फिर किस चीज के लिए फेमस है, वहां पे कौन सा फौना है, जो कौन सा फ्लोरा है, किस प्रकार की वेजिटेशन है, किस प्रकार का रीजन है, ठीक है, और किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, तो उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, ठीक है, इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, अगर थोड़ा सा और डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले, जैसे पूछा गया था यहाँ पे कि 2 डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे अगर इसको और थोड़ा सा टफ बनाते तो यहाँ पे दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछ लेते, ठीक है, समझ रहे हो। अब जो लोग तो राजस्थान में रहते हैं वो शायद इसका आंसर दे देते, लेकिन जो नहीं रहते उनके लिए टफ हो जाता, तो यहाँ पे क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है। दूसरी बात है, अब यहाँ पे 1-2 ऑप्शन नहीं पूछे जाते, अब पूछा जाता है ओनली 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 3 स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट हो गया है, इससे क्या हो गया है अब कि आपको चारों के चारों ऑप्शन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, चारों ऑप्शन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग में आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।